नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में पेप्टिक अल्सर। तो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? इट इज द इरोजन या हम ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ जीआई गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिजल्टिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन। मीन्स इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर होती है उसका इरोजन होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है। किसकी वजह से? हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लाइक HCl है, पेप्सिन है, इनके एक्शन की वजह से। जैसे कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो है 4 लेयर्स होती हैं। इन सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, उसके बाद वाली लेयर सब म्यूकोसा होती है, देन मस्कुलरिस लेयर होती है एंड लास्ट वन इज सिरोसा। तो इसमें क्या होता है कि HCl और पेप्सिन के एक्शन की वजह से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, मीन्स उसका इरोजन होने लगता है। अब बात करते हैं HCl और पेप्सिन की वजह से होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि HCl कहाँ से सिक्रीट होती है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, पेराइटल सेल से, एंड पेप्सिन जो सिक्रीट होती है वो हमारी सिक्रीट होती है चीफ सेल से। पेप्टिक अल्सर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के पेप्टिक अल्सर होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर मेनली 2 टाइप के होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी यूज होगा इसका मतलब है स्टमक, और ड्यूडेनल अल्सर जो है हमारा 80% सबसे ज़्यादा होता है, 80% इसकी जो है चांसेस होते हैं। और कॉमन साइट होती है जो ड्यूडेनल अल्सर की, वो जो हमारे ड्यूडेनम के जो 4 पार्ट्स होते हैं उसके फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम अल्सर होता है, जिसे हम ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। एंड गैस्ट्रिक अल्सर मीन्स हमारे स्टमक में होता है। ये मेनली मतलब इसके जो चांसेस होते हैं 15% होते हैं, और इसका जो कॉमन साइट है वो हमारा जो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है, उसके स्टार्टिंग में जो पाइलोरिक का पार्ट होता है, पाइलोरस एंट्रम, वहां पर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? बर्निंग स्टमक पेन, जब भी हमारा स्टमक की ये जो हमारी लेयर है म्यूकोसा लेयर, अगर वो डैमेज होगी, अगर उसमें इरोजन होगा, ब्रेकडाउन होगा या घाव बनेंगे तो क्या होगा? बर्निंग होगा, पेन होगा। तो स्टमक पेन, बर्निंग स्टमक पेन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, इनटॉलरेंस टू फैटी एसिड, कोई भी फैटी एसिड, कोई ऐसी चीज खाने पर हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, हार्ट बर्न होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग इन ब्लड, जब भी इरोजन होगा तो वहां पर क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से जो हमारा वॉमिटिंग के टाइम ब्लड आ सकता है। स्टूल डार्क कलर का होगा, डार्क स्टूल्स इन कलर, एंड ट्रबल ब्रीथिंग, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। फीलिंग फेंट, बेहोशी सी महसूस होगी, नोजिया होगी, नोजिया वॉमिटिंग, वेट लॉस हो सकता है, एंड एपिटाइट चेंज मीन्स भूख नहीं लगेगी, ये चेंजेस आए। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस वजह से, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर सबसे कॉमनली आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जानते हैं। मेनली H पाइलोरी आपको ज्यादातर दिखेगा। H पाइलोरी मीन्स हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसका जो शेप होता है वो स्पाइरल शेप होता है। जो H पाइलोरी बैक्टीरिया होता है मेनली कहाँ मिलता है? H पाइलोरी commonly live in mucus layer that cover and protects tissues that line the stomach and small intestine। जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है उसमें मेनली H पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है, और म्यूकोसा लेयर का क्या काम होता है? हमारी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इस बैक्टीरिया के अलावा भी और भी कॉजेज हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर के। अगर हम किसी भी पेन लें, अगर हम कुछ ऐसे पेन रिलीवर्स हैं जिनका हम रेगुलर यूज करें लाइक एस्प्रिन या दूसरे मेडिकेशंस हैं। एस्प्रिन क्या है? एनसेड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है। अगर इसका रेगुलर हम यूज करते हैं तब भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। या और भी मेडिकेशंस है लाइक SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स, इन मेडिकेशंस की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अगर कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या स्ट्रेस अगर ज्यादा लेने पर भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें क्या है? खुश रहना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, फैमिली हिस्ट्री मीन्स जेनेटिक जीन्स की वजह से भी हो सकता है। फैमिली में अगर किसी को पहले से पेप्टिक अल्सर है तब भी जेनेटिक चांसेस भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है।
नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर हम टाइम से पेप्टिक अल्सर को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो म्यूकोसल लेयर होगी उसकी इरोजन होगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। परफोरेशन इन स्टमक वॉल, परफोरेशन मीन्स होल्स, जो स्टमक की वॉल है उसमें होल क्रिएट हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो भी हम फूड खाएंगे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैन ब्लॉक द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारा क्या है, हमारा फूड खाने के बाद ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में ही जाता है। अगर स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है तो क्या होगा, वहां से अगर वॉल्स ही डैमेज हैं तो हमारा फूड पास नहीं होगा इंटेस्टाइन में। गैस्ट्रिक कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे कॉज होता है। तो जो भी टियोलॉजिकल फैक्टर्स है लाइक स्मोकिंग है या एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, अगर किसी की भी वजह से भी पेप्टिक अल्सर क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, हमारी जो म्यूकोसल बैरियर है, हमारी जो स्टमक की वॉल है, इनर मोस्ट जो वॉल है जीआई ट्रैक्ट की, वो म्यूकोसल बैरियर का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एचसीएल दैट डायरेक्टली इंटर्स इनटू म्यूकोसा। एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और हमारी म्यूकोसा में डायरेक्टली इंटर कर जाएगी, और जो हमारे वहाँ पे टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगेंगे, इंजरी टू टिश्यू एंड डेवलप अल्सर, अल्सर डेवलप होने लगेंगे। अल्सर डेवलप होने की वजह से क्या होगा, सेलुलर डिस्ट्रैक्शन होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा स्टमक में। तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर पेप्टिक अल्सर का पता लगाना है कि कैसे टेस्ट कैसे करते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोस किया जाता है तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट मेनली एच पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए किया जाता है। एच पाइलोरी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एच पाइलोरी प्रोड्यूसेस यूरिएज विच ब्रेक्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म की वजह से, यूरिया साइकिल की वजह से जो यूरिया प्रोड्यूस होता है उसको ब्रेक कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एक बैलून देते हैं और स्टार्ट इसका ब्रीथ कराया जाता है। देन आफ्टर दैट उसको हम क्लाइंट को कंज्यूम कराते हैं कैप्सूल, कार्बन लेवल्ड यूरिया, एक यूरिया कैप्सूल उसको हम देते हैं, और 10 से 20 मिनट के बाद उसका फिर से ब्रेथ सैंपल लेते हैं। अगर उसमें CO2 और अमोनिया प्रेजेंट होते हैं उस ब्रेथ सैंपल में, इट मीन्स कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तभी उसने यूरिया को ब्रेक किया है, जो भी यूरिया टैबलेट उसने ली है। इसके अलावा हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया को सीरम एंटीबॉडी लेवल के से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज फीकल ऑकुल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ऑकुल्ट ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, एक जो फीकल सैंपल, स्टूल सैंपल होता है, उसको हम पेपर पर लेते हैं, गुएग पेपर, फिर उसमें हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करते हैं। अगर ब्लू कलर आता है, स्टूल का कलर ब्लू हो जाता है, इट मीन्स कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके अलावा हम एंडोस्कोपी से भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर अल्सर क्रिएट हुआ है तो एंडोस्कोपी में जो भी कैमरा और लाइट के थ्रू हम उसको बॉडी में इंसर्ट कराते हैं और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अंदर अल्सर तो नहीं कॉज है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कैसे हम इसको हम मैनेज करेंगे, दवा के द्वारा फार्माकोलॉजिकली कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है तो हम ऐसी कोई दवा लेंगे जो इस बैक्टीरिया को ही किल करे, फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। इसके अलावा एसिड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तभी वो म्यूकोसल वॉल जो बैरियर है वो डैमेज हो रही है, तो एक काम करते हैं कि जो एसिड प्रोडक्शन है उसी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो इसके के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। इसके अलावा हम एसिड प्रोडक्शन को हम कम भी कर सकते हैं H2 ब्लॉकर्स के थ्रू, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेडिसिन। अब हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, कैसे हम दवा के बिना हम कैसे इसको ट्रीट करें। पेन रिलीवर, जैसे हम कंटिन्यूसली अगर पेन रिलीवर यूज कर रहे हैं एस्प्रिन, तो हम स्विच कर देंगे, लाइक पेन मतलब अगर हमें पेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम एस्प्रिन के अलावा उसको एस्टामिनोफेन यूज़ कर लें, या दूसरा चेंज करके हम अपना पेन रिलीवर इसको हम रोक सकते हैं। स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस की वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है। दीज आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. नेक्स्ट वीडियो में हम GI डिसऑर्डर की जो भी थर्ड डिजीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।